बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है और उसके हवाले से हर साल जो है यौम यकजहती ये कश्मीर के हवाले से बनाया जाता है। यौम यकजहती ये कश्मीर के हवाले से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम पूरा मुल्क जो है ना, हमारे कश्मीरी जो भाई हैं उनके साथ खड़े हुए। हम उनके साथ हर जगह पे स्टैंड करते हैं। उनको हमने अकेला नहीं छोड़ा, हर मामले में उनके शाना बशाना है। और क्योंकि अगर हम देखें ना तो इंडिया जो है ना नाज़रीन, उसके कब्ज़े में जो कश्मीर है वो मकबूजा कश्मीर कहलाया जाता है, जिस पे कब्ज़ा किया गया है। अब वहाँ की जो आवाम है वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। आवाम जो है वो हमारे कश्मीरी जो भाई हैं ना उनके साथ मिलना चाहती है, ठीक है। मगर ज़बरदस्ती जो है ना वो जो कब्ज़ा है वो किया गया है इंडिया की तरफ से। और वो जो मोदी की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, अब उनकी उस गवर्नमेंट की तरफ से जो उन पे सख्तियाँ की गई हैं नाज़रीन, ठीक है, वो बेतहाशा है और उसके ख़िलाफ़ हम सारे के सारे स्टैंड करते हैं, हम खड़े हैं। अब कुछ देर में मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो सारन बजाए जाएंगे, एक मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की जाएगी नाज़रीन। और इसके अलावा जो कश्मीर से मिलने वाले जो इलाके हैं ना, वहाँ पर इंसानी हाथों की ज़ंजीर भी बनाई जाएगी, जो कि एक ये शो कराती है कि हम और कश्मीर आपस में जुड़े हुए हैं मज़बूती से, ऐसे कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो आज के दिन हम उन तमाम शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें दी मकबूजा कश्मीर के अंदर। ये जो भारतीय मुजालिम हैं उनको बर्दाश्त किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको पता है कि मुजाहिदीन हैं या फिर ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं नाज़रीन, उन्होंने अपनी जानें दी, बहुत जुल्म बर्दाश्त किए उन्होंने। आपको पता है उनको अगवा कर लिया गया, उनको कैद में रखा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम उन सब को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं नाज़रीन, और आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है वो सब तो आप देखते ही रहेंगे, मगर कुछ बातें इंटरेस्टिंग ख़बरों से शुरू करते हैं नाज़रीन। आज के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। शोहरत जो है ना नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी को कम कर देती है। एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है जो कि सामने आई है और ये शाया की है BBC वालों ने, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें 400 सिंगर्स थे वो उन्होंने लिए, ठीक है। उसमें आधे जो थे वो बहुत ज़्यादा कामयाब सिंगर्स थे, आधे वो थे जो कामयाब नहीं हो सके ज़्यादा, ठीक है। और उनकी लाइफ का उन्होंने एनालिसिस किया, उसमें उनकी जो ज़िंदगी थी ना उसको कितने साल वो ज़िंदा रहे उनकी सक्सेस के साथ। फिर उन्होंने उन सबको मैच किया एक साथ आपस में। फिर उन्होंने उसके मुताबिक जो भी फ़नकार या जो भी उसकी कौमियत थी नाज़रीन, ठीक है, जो भी उसकी जिन्स या उसकी मौसीकी की जो तर्ज थी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने हर सिंगर को दूसरे सिंगर के साथ कंपेयर किया, मशहूर सिंगर को दूसरे सिंगर के साथ, ठीक है, जो ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका। तो उस हिसाब से उनको पता चला कि अगर एवरेज निकाली जाए ना तो मशहूर जो सिंगर्स थे ना नाज़रीन, उनकी औसत उम्र जो थी ना वो 75 ईयर्स में है। उन्होंने अपनी लाइफ बड़ी जी है। और जो एवरेज उम्र है जिनकी 79 अगर आप कहें ना, जिनकी लाइफ रही है, वो कम मशहूर गुलकार थे जो ज़्यादा फेमस नहीं थे। तो फिर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया जो शोहरत है वो आपकी लाइफ को कम कर देती है, ज़िंदगी की लाइफ टाइम आपकी कम हो जाती है, क्योंकि जब शोहरत इंसान देखता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर गुजरता है जो उसको नहीं करनी चाहिए होती हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये डाटा ये सामने आया कि इस तरीके से जो शोहरत है वो उम्र को खा जाती है और उम्र को कम कर देती है। तो ये BBC की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहती। तो ये देख लीजिए कि जो बहुत वायरल होने के शौक़ में है ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में, अपने आप को मशहूर करने के चक्कर में ऊट पटांग अजीब हरकतें भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर देखने को आम मिलती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे नमूने। तो फिर उनकी लाइफ कम हो जाएगी। एक चीज़ मैं सोची थी शायद इसमें ये चीज़ भी साथ शामिल होती होगी कि बहुत ज़्यादा जब इंसान कामयाब हो जाए, मशहूर हो जाए, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये नशों में, शराबों में, याशियों में पड़ जाते हैं। मोस्टली आपने देखा है ये जो GT पार्टीज़ होती हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं, ये जो बच्चियों के साथ,
ठीक है, जो लग्जरी लाइफ दिखाना, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी जिसमें बहुत ही लग्जरियस लाइफ होती है ना, वो भी आपकी लाइफ को कम कर देती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से एक सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्ट्रगल करने वाले इंसान के पास बहुत कुछ होता है करने को। जब बंदा बहुत इस तरह से वेल आरामदेह ज़िंदगी में आता है तो वो आपको कमज़ोर भी कर देती है, आपकी लाइफ को कम कर देती है। तो ये ऐसे मुझे ये डाटा जो है ना इस हिसाब से ऐसा लग रहा है। अब आप जो भी अपनी लाइफ में अगर आपको शोहरत मिलती भी है तो देख लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नशे तमाशे में तो हरगिज़ ना पड़ें। ख़ास तौर पे यूथ को मैं रोज़ ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी तरीके से आपका दोस्त यार आपको एक सिगरेट का पफ भी पिलाने के लिए बैठे ना, ये भी नशा है, ना पिए, इनकार करें, ना करें। किसी भी किस्म का नशा, शीशे का नशा, सिगरेट का नशा, पान का नशा, छालियाँ का नशा, मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ का नशा ना करें, अपने काम का नशा रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अब हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। हम गैंठिया के हवाले से अब अपने टॉपिक पे एलैबोरेट करेंगे, बात करेंगे ये क्या होती है गैंठिया, इसके बारे में जो है ना हम जानेंगे। है तो ये कोई जोड़ों की बीमारी, ठीक है, जिसके बारे में हम कई बार वैसे तो शोज़ कर चुकी हूँ, जिसमें जो है ना जोड़ों में कोई पेन शुरू हो जाती हैं, कोई ऑपरेशंस आपको करवाने पड़ जाते हैं, जॉइंट्स रिप्लेस करवाने पड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ के ऊपर बात करें कि इस चीज़ से अगर वैसे ही बचे रहें कि जोड़ों का दर्द हमें हो ही ना, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऑपरेशन क्योंकि बाद की बात होती है, उससे पहले एहतियात इलाज से बेहतर है, यही सुनते आए। तो वाई नॉट, हम आज एहतियात के ऊपर बात करेंगे। हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत हिकमत दी है, अल्लाह ताला ने इनके हाथ में बड़ी शिफा दी है और बड़ा इल्म है इनके पास। तो इनका इल्म ज़रा आप तक भी बांटते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। इस दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है आपसे ना। बस वो मसरूफियत के साथ ही आपकी मसरूफियत भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके प्यार का, जो आप अपने ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए फिक्र में आज हमारे पास दोबारा से मौजूद है। गैंठिया क्या चीज़ है मुज़म्मिल साहब? गैंठिया एक ऐसी जिस्म की तकलीफ़ दे बीमारी है। मैंने बड़ी सारी इसकी तारीफ़ें जो हैं वो पढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक तारीफ़ जो है ना उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये बंदे को अपने रब के आगे सजदा नहीं करने देती है। मतलब गैंठिए की जब शिद्दत बढ़ जाती है तो जोड़ जुड़ जाते हैं और घुटनों के जोड़ जो हैं वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं कि आदमी कुर्सी पर आ जाता है, पेशानी झुकाने के काबिल नहीं रहता है। और मेरे रब को सजदा बड़ा पसंद है। बड़ा पसंद है। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप एहतियात कर लें कि परहेज़ भी ना करना पड़े, इलाज भी तकलीफ़ दे हमें ना करना पड़े। पहले से ही हम एहतियात कुछ इस तरह से कर लें कि हमारे जोड़ भी कायम रहें, हमारे घुटने भी कायम रहें और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है हम वो मकसद अपना पूरा कर सकें। आपने कई बार देखा होगा वो चेयर पर बैठ के लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने कभी पूछा एक दो से, उन्होंने कहा जी बस कीम साहब अब क्या करें, अब ना हम सजदा कर नहीं पाते। पहले हमारे पास वक़्त नहीं था, अब टाइम नहीं आया, जब टाइम अब आया है तो जोड़ जो है ना वो जुड़ गए हैं, जोड़ कमज़ोर हो गए हैं, जो जोड़ हैं सूज गए हैं और जोड़ों में मूवमेंट ख़त्म हो गई है। तो हम जब रुकू में जाते हैं फिर भी तकलीफ़ फ़ील होती है, जब सजदे में जाते हैं फिर भी तकलीफ़ फ़ील होती है। तो फिर हम अब पेशानी झुका नहीं रहे हैं, तो फिर वो अशारों वाले सजदे पे आ जाते हैं। तो मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये नौबत आने से पहले आप अभी से अपने जोड़ों का ख्याल रखना शुरू कर दें, ताकि आपसे ये इबादत जो है महरूम हो जाए, ये भी ना हो सके और आप अपनी जो जिस्म की हरकत व सकनात है वो भी मजबूत रख सकें। ये तो एक हो गया रूहानी तौर पर पहलू। बाकी जो गैंठिए की तिब्बी नुक्ता नज़र के साथ तारीफ़ की जाती है, हमारे जिस्म का ना एक समझ लें कि डिफेंसिव सिस्टम है बॉडी के अंदर, कुदरत ने बनाया हुआ है, उसको नए दौर ने कई नाम दिए हुए हैं। मतलब इसके कई बॉडीगार्ड ऐसे हैं जिन्होंने बर वक्त एक्शन करके तो जिस्म के अंदर जो भी फासद मवाद है, जो तेज़ाब की शक्ल में चीज़ें बनने वाली हैं, उनका इखराज करना होता है, उनको निकालना होता है। लेकिन अगर वो वक़्त पर नहीं निकल पाते हैं या उनकी बनने की कैफियत सही नहीं हो पाती है, वो यूरिन की शक्ल में हो, वो हमारे स्टूल की शक्ल में हो, वो पसीने की शक्ल में हो, वो लुआब की शक्ल में हो, वो जिस्म के और कई सारे एसिड्स हों, उन सब एसिड में से एक एसिड
जिसको फिल वक्त गैंठिए के साथ जोड़ दिया गया है। यूरिक एसिड एक ऐसा चीज़ जो है वो हमारे मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है। अगर उसका इखराज जिस्म से मुनासिब मिकदार और मुनासिब वक्त पर नहीं होता रहता तो फिर वो छोटे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। जब छोटे जोड़ों में जमता है तो फिर ये उंगली के जो जोड़ होते हैं, पाँव की उंगलियों के जो जोड़ होते हैं, छोटे जोड़, पहले इनमें दर्द स्टार्ट होता है। फिर जब उन पर भी तवज्जो नहीं दी जाती है तो यही फिर बढ़ के बड़े जोड़ों की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो कि गैंठिए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और गैंठिया एक ऐसी तकलीफ दे चीज़ बन जाती है जिससे जोड़ मुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। और ये किस एज में मोस्टली इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं और किस टाइम पे शुरू होते हैं? ये अमूमी तौर पर 30 से 50 साल की उम्र में होता था कि पहले लोगों को ऐसा होता था, लेकिन अब पता नहीं ये जो हमारी, मैं पता तो नहीं कहूँगा, वैसे आपकी वजह से जो आपने अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाई, अब लोगों को ये पता चल चुका है। अब वो पता चलने के बाद भी सारी चीज़ें ना छोड़ें तो वो एक अलमिया ही हो सकता है। हमारा डाइट प्लान और हमारा सोने जागने के औकात और हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं, ये इस तरह की नई पुरानी जो भी बीमारियां हैं वो हमारे लाने का सबब बन रही हैं। तो हमें इस दौर में अभी 18-20 साल की उम्र में गैंठिया हो जाता है। अच्छा, जो कि 30-50 साल की उम्र में जाके होता था। 18 साल तो वो एज है ना कि बस अब जवानी शुरू हुई है अब। सही जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस पर भी बच्चे जो हैं वो, आपने अपने शुरू में कहा था कि ये जो बहुत सारे नशे हैं, जिस चीज़ को भी आपने नशे के तौर पर अपने जिस्म पर लगा लिया उसने फिर आपके निज़ाम को दरम बरम करके रख देना। मेरे पास 18-20 साल, 22 साल, 24 साल और ऐसी बच्चियां हैं जो सिर्फ अभी 18 साल से 21 साल की उम्र में है, लेकिन उनके हाथ के जोड़ मुड़ चुके हुए, हड्डियां उनकी कमज़ोर पड़ चुकी हुई। हाँ, तो ये एक अलमिया बनता चला जा रहा है। तो इसलिए हमें इनसे बहुत सारी चीज़ों से। मुझे बताइएगा, क्या कोई खाने पीने में ऐसी गलतियां हो रही हैं, कोई ऐसी चीज़ उल्टी सीधी चीज़ें जो है ना नोश कर रहे हैं, क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं? बहुत सारा जंक फूड, बहुत सारा रेड मीट और बहुत सारी जो है वो शब बेदारी, जो रात का जागना होता है, ये हमारे जिस्म के निज़ाम को अपसेट कर रहा है। जो जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। बात सुने, रेड मीट तो अच्छा नहीं होता मुजम्मिल साहब सेहत के लिए? अच्छा होता है एक मतलूबा मिकदार के तक, मतलब 15 दिन में एक दिन में खा लें। हाँ। यहाँ तो लोग हफ्ते में जो है वो 2-2, 3-3 बार खाते हैं, बल्कि रोज़ खाते हैं। दिन में एक बार? जी, 15 दिन में एक बार रेड मीट आपको लेना चाहिए। हफ्ता मौसम है तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार मछली लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बने ही गोश्त खाने के लिए, जी मछली एक बार लेनी चाहिए। सब्जियां किस लिए उगाई गई? पहली मर्तबा हमारे शो पे कोई इस तरह की बात कर रहा है। मेरी बात सुने, मैं कराची से हूँ, मैं तो रोज़ ही हमारे घर में तो मछली पकड़ी होती है, फिंगर फिश, वो फिश, प्रॉन्स, बिग प्रॉन्स, बटरफ्लाई प्रॉन्स, और हर चीज़ यही खा रहे होते हैं हम तो बैठ के। कराची वाले लोग जो हैं, मैं हैदराबाद रह के आया हूँ 5 साल, कराची में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे ना हरकत भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हर चीज़ दूर दूर है, भागो दौड़ो, तेजी। कराची की लाइफ को तेज लाइफ कहा जाता है। बहुत तेज, सर में दर्द होता है वहाँ उठ के। जी, तो वहाँ पे हरकत है ना, मतलब जितनी आप ग़िज़ा खा रहे हैं उतनी आप हरकत भी तो जिस्म को देना। वहाँ पर भी जो लोग खा के हरकत में नहीं करते हैं, मतलब वो अपनी वर्किंग नहीं लेते हैं, वो कमरे के अंदर ही बंद रहते हैं, कामकाज नहीं है, तो उनको फिर वो नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, वो लोग जिनकी एक्टिविटी बहुत फास्ट है, तेज लाइफ है, वो ये नोश कर सकते हैं, खा सकते हैं। फिर भी एक हद तक आपका जिस्म बता देता है कि अब ये चीज़ मेरे लिए जायद होगी, अब इसको रोक दे, लेकिन हम फिर उसके लिए ज़बरदस्ती कर देते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हमारे ऊपर ज़्यादा हो रही हैं। तो सुने, जो हम बच्चों की ग़िज़ा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चों को भी फिर हमने 15 दिन में रेड मीट देना है, या बच्चों की ग्रोइंग एज है तो हमने उनको जल्दी देना है? बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जो बढ़ते होते हैं, वैसे बच्चे की पहली ग़िज़ा क्या कहा जाता है? हाँ, ठोस ग़िज़ा या दूध? दूध, माँ का दूध। माँ का दूध, यानी बच्चे की पहली ग़िज़ा कोई सा भी दूध है। ओके। तो आजकल तो हमने दूध को बड़ी दूर फेंक दिया हुआ है। हाँ, दूध के तो हम करीब नहीं जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी माँ भी फीड नहीं कराती जी, नहीं करा पाती हैं। तो शुरू से ही जो पहली ग़िज़ा थी, जो हमारे दुनिया में आने के बाद जो पहली ग़िज़ा कुदरत ने हमारे लिए तरतीब दी हुई थी। अब ये खूबसूरत बात है, बड़ी एक टॉपिक अलहदा हो जाएगा, थोड़ा छेड़ दे, बता दे कोई काम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का दुनिया के आने के साथ ही अल्लाह करीम ने उसको एक दूध की ऐसी नहर अता फरमा दी जो फ्री है, जिसकी उसको कीमत नहीं देनी पड़ती। अरे वाह, उसका कोई मोल नहीं है, मतलब उसको खरीदना नहीं पड़ता, और अल्लाह ने कुदरती तौर पर उसके लिए एक ग़िज़ा दे दी, मुकम्मल ग़िज़ा।
और उसमें भी ये हिकमत ये है कि अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, इसकी आंतें इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया की ग़िज़ा को बर्दाश्त कर सके, माशाअल्लाह, क्या वो बहुत ज़्यादा तेज़ खुराक बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के दूध में ये तासीर रखी, उसमें किसी मिजाज की तमीज़ नहीं है, किसी भी सूरत हाल में हो वो हर बच्चे के मिजाज के मुनासिब आ जाता क्या है। बात आपने बताई है। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनियावी ग़िज़ा में आया, मतलब दुनिया की खिजाब में खुराक में आया, तो अल्लाह ने जानवरों में कुछ ऐसे दूध पैदा कर दिए जो हमारी ग़िज़ा बना दी। वाह। एक उधर से ग़िज़ा मिल गई, फिर इधर से ग़िज़ा मिल गई। हमने अपने अमाल की वजह से क्या किया कि वही जो जानवर खालिस तरीन हमें दूध पहुंचाता था, इंसानों के हाथ आया तो वो खालिस नहीं रहा। क्या बात है, बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेंगे। मुजम्मिल साहब ने बड़ी एक टेक्निकल बात भी हमारे साथ की है, एक जेन्युइन बात भी की है, और कुदरती माँ के हिसाब से भी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं एक बात कर रही थी कि टोटके और नुस्खों में बड़ा फ़र्क होता है। अभी मैं यहीं पे इनसे, अब मैं इतनी बातें करती हूँ मुजम्मिल साहब से ब्रेक पे, मुझे लगता है कि मेरी अच्छी खासी क्लास चली, मैं तो हकीम ही बनना शुरू हो गई हूँ सीरियसली। इतनी चीज़ें पूछती हूँ, इतने नुस्खे पूछती हूँ, और जा के फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी भी एक मुझे इतना खूबसूरत नुस्खा इन्होंने बताया है, मगर मैं वो बताऊँगी नहीं, टॉपिक से हट जाएगा, उसके लिए पूरा हम एक शो करेंगे। अच्छा जी, हम नुस्खों की तरफ आते हैं। अब गैंटिया के लिए कोई ऐसा नुस्खा आप बताना चाहेंगे जो एहतियात के लिए इस्तेमाल किया जा सके? जी, मैं सबसे पहले दुआ करूँगा हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियाँ इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो अल्लाह करे उनके लिए कोई मुनासिब इलाज हम तजवीज़ कर सकें ताकि उनकी जान छूट सके और उससे बेहतरी हो सके। फ़ौरी तौर पर वो यख ठंडा पानी पीना छोड़ दें, चावल का इस्तेमाल कम से कम कर दें, तली हुई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देर के लिए कम कर दें। ये एहतियात अगर हमने की होती तो ये परहेज़ ना लगता हमें। अब हमें ये परहेज़ लगता है कि हमें इन चीज़ों से मना किया जाता है। पहले अगर हम इनको एहतियात से इस्तेमाल करते तो फिर ये परहेज़ नहीं होना था। लेकिन चूँकि अब बीमारी आ चुकी है तो हमें जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़ायद बन चुकी हैं उनको ख़त्म करना है। एक नुस्खा मैं आपकी वसातत से शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनके घुटने सूज चुके हुए हैं और उनके घुटनों के जोड़ों में खला बता दिया गया हुआ है। मेरे ख़ानदान में इतने ऐसे लोग हैं, बताएं। और वो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द में मुब्तला होते रहते हैं। वाकई है। ये एक आम सी सब्ज़ी है, बैंगन गोल वाला। जी, ये बैंगन है। ठीक है। ये बैंगन ले लेना है, इसको छुरी अगर होती तो मैं काटता, इसको ना ऐसे काटना है गोलाई में। अच्छा, ठीक है जी। इसको गोलाई में काट के इसका जो अंदर वाला हिस्सा होगा उस पे ये पीसी हुई आंबा हल्दी, अच्छा, ये पंसारी से मिलेगी आंबा हल्दी, ये वाली हल्दी बारीक पीस के, ये बैंगन का जो बारीक पीस काट के इसके अंदर उसको लेप कर देना है। अच्छा, बैंगन के ऊपर लेप करके इसकी 2-3 पट्टियां बना लें, यानी रोल बन जाएगा ये। अच्छा। 1 पीस फिर 2 पीस फिर 3 पीस, इस तरह से वो पीस लेके ना तो घुटने के एक इस साइड पे बांध दें, एक इस साइड पे बांध दें और एक इस साइड पे बांध दें। हाँ। और उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी गर्म पट्टी आप लपेट दें। अच्छा, वो बाजार से मिल जाती है जो आप पहन लेते हैं ना घुटनों के ऊपर, वो भी सही रहेगी। कोई सी भी गर्म पट्टी आप इसके ऊपर लपेट दें। हाँ। और इसको अगर आपके पास वक्त है तो 2-4 घंटे तक लगा के रखें, कम है तो कम से कम 1-1.5 घंटा तक भी लगे रहने से कुछ अफाका जरूर हो जाता है। बैंगन क्या करेगा, हमारे घुटनों को घुटने का भरता बना देगा या नहीं? बैंगन का भरता क्या होता है भला? नहीं, मतलब ये जो अंदर मवाद जम चुका है ये उसको नरम कर देगा। अच्छा, मतलब कोई चीज़ अगर अंदर से जम चुकी है जो हड्डी को चलने नहीं दे पा रही है, जोड़ को नरम नहीं कर पा रही है, कुदरत ने इसके अंदर एक सलाहियत रखी है कि वो उन चीज़ों को नरम कर देगा। वाह। और जो आंबा हल्दी है वो दर्द में अफाका देगी। उसके साथ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप कह रहे थे आंबा हल्दी जो है ना जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। मैं यही चीज़ क्लियर करने लगा हूँ। कभी भी कोई अमूमी नुस्खे में हल्दी का लफ्ज़ बोला जाए तो उसका मतलब होता है घरेलू हल्दी जो आम होती है, लेकिन जब कहीं आंबा हल्दी को बोला जाएगा तो उसका मतलब होता है कि वो अलहदा से आंबा हल्दी है। अच्छा, जब हल्दी कोई बता रहा है आपको तो आप दिमाग में रखें वो किचन वाली हल्दी, वो किचन वाली हल्दी। और अगर कोई आंबा कहता है तो फिर वो उस नुस्खे में दिमाग रखे आंबा का मतलब वो आंबा हल्दी, फिर वो आंबा हल्दी होती है, तो फिर वो लेनी चाहिए। दूसरा ये काम करना चाहिए, ये चीज़ें हमें खाम हालत में मिल जाती हैं, कच्ची मिल जाती हैं पंसारी से लेके इनको पहले साफ़ करें, अच्छी तरह से झाड़ें। अगर इनमें थोड़ी नमी आई हुई है तो इनको थोड़ा खुश्क करें, धूप लगी है उसमें थोड़ा खुश्क करें,
घर में ग्राइंड, शैलो ड्राई में? जी जी, नहीं, शैलो ड्राई करें घर के अंदर किचन में या फिर बाहर? बाहर थोड़ा सा कर लें। अगर तो उसमें नमी ज्यादा है, लेकिन अगर वो खुश्क है फिर भी उसको थोड़ा सा सुखा लें, थोड़ी सी उसको जो है वो सेक दे लें ताकि वो पीसने में आसानी हो। इसको सफाई करके फिर उसके बाद इसको सफूफ बना के अपने पास रख लें। अब ये वाली हल्दी गंडी मिलेगी ऐसे, हाँ, ये मंडी में ताज़ा भी मिल जाती है। हाँ। जैसे अदरक की गांठें होती हैं वैसे इसकी होती हैं, ठीक है। तो वो ताज़ा लेके भी आप महफूज कर सकते हैं। ये अगर आप जब कभी भी कोई चीज़ मसाला जात वाली चीज़ें तो वो साबुत खरीदा करें, ताकि आपको पता हो कि आपने ये काली मिर्च पीसी है, आपने ये हल्दी पीसी है, अंदर कोई केमिकल नहीं है जी, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कोई खुशबू नहीं डाल दी गई है, कोई और बुरा नहीं इसमें मिक्स कर दिया गया है। फिर लोग कहते हैं जी हकीमी नुस्खों से फायदे कम होते हैं, तो वो असल चीज़ तो आप तक पहुंच नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इनको लेना है, ये आंबा हल्दी लेके खुद पीस लेनी है, बारीक पाउडर बना लेना है। ये हो गया पट्टी का नुस्खा जो बाहर से हम लगाते हैं। और ये पट्टी बांधनी कितनी देर के लिए? मैंने अर्ज किया अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो ये आप रात को भी बांधे रख सकते हैं। अच्छा जी, सुबह उठ के आप इसको जो है वो खोल दें, और खोलने के बाद जब ये पट्टी उतारें, ये वाली हल्दी पीसी हुई और ये वाली काली मिर्च, ये है काली मिर्च, हाँ, ये दोनों बराबर वज़न पीस के अपने पास रख लें और इसको तवे पे गरम करें। गरम करें, इसको गरम करके तो एक कपड़े में लपेटें इसको। कभी बच्चे की आंख में कुछ चीज़ लग जाती है तो माँ फौरी क्या करती है भला, उसको सेक देती है। कपड़े का सेक, दुपट्टे को गरम करके मुंह से गरम हवा करके तो सेक देती, वो सेक देती है, मुंह से हवा भरती है, वो लुपी जैसे बनती है ना, ऐसे इन दोनों चीज़ों की वो लुपी बना के तो इस घुटने पर सेक करना शुरू कर दें। वाह, वो पट्टी उतारने के बाद। अच्छा, मेरे मालिक ने करम किया, मेहरबानी फरमाई। देखें, इलाज तो बतदरीज होना होता है, लेकिन इसके साथ आपके जो घुटनों में खला बढ़ रहा है ना, वो अल्लाह के फजलो करम के साथ कुछ वक्त के बाद वापस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और बेहतर हो जाएगा। और इतना मुश्किल है ही नहीं, तो आसान सा है, बिल्कुल आसान। आप घर में अपने सोफे पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते किसी से बात करते करते लाउंज में चाय पीते पीते कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और ये कितने दिन तक करना है? बैंगन वाला तो बता दें। सेक करते करते आपको माँ की भी याद आ जाएगी कि माँ मुझे ऐसा सेक किया करती थी, तो आपका उससे भी थोड़ा तबीयत में नरमी आ जाएगी। और ये बैंगन वाला कितने दिन करना है? ये है मरीज की नौयत के ऊपर डिपेंडेंट। अच्छा, अगर तो खुदा ना खास्ता नी रिप्लेसमेंट का कह दिया गया है तो इसको 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है। अच्छा, उसके रिकवर होने। अल्लाह करीम ने हड्डी में एक ताकत रखी है, या खुद से वापस आ, टूटी हुई हड्डी भी तो जुड़ जाती है ना, 2 टुकड़े हुई हड्डियां जो है वो जोड़ लगा के जोड़ते हैं तो वो कुदरती तौर पर जुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर एक सलाहियत रखी हुई है। तो हम उसके साथ फिर अपनी ग़िज़ा में थोड़ा एहतियात रखें, और खाने के लिए एक नुस्खा है, वो बेहतरीन एक नुस्खा अपने इस्तेमाल में रखें। ये मेरे मालिक का मेरे से करम हुआ कि मक्का शरीफ से एक मेरे आए अजीज़, तो वो वहाँ से सना मक्की मेरे लिए तोहफा लेकर आए। अच्छा, सना मक्की है ये, सना मक्की खालिस वाली है जो वहाँ से बनती है। ये सना मक्की के फूल है? ये सना मक्की के पत्ते हैं, पत्ते। हाँ जी, ये वहाँ की सना मक्की है। अच्छा, तो ये सिर्फ पत्ते, इसमें मैंने रेशे इसके अलहदा करके रखे हुए हैं, सिर्फ पत्ते हैं ये मौजूद है। इसकी खुशबू भी फ्रेश वैसी है? जी जी बिल्कुल, अल्लाह के फजलो करम के साथ। एक खुशबू मैं आपको और दिखाता हूँ, ये सना मक्की है, और इसके साथ ये गुलाब के फूल हैं। अच्छा, सूखे? आजकल ताज़ा गुलाब के फूलों की भी ऐसी खुशबू नहीं आती है जैसी आप इससे लेके देखेंगे। है? हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम के साथ। एक सेकंड रुकिए, मैं सना मक्की भी सुंघाइएगा मुझे। ओह, ये हालांकि सूखे गुलाब के हैं, देसी गुलाब के हैं ये फूल, पत्तियां। ये आपने खुद सुखाए देसी गुलाब के लेके? जी जी। हाँ, सुने, गुलाब तो एक सेकंड के लिए ढक्कन खोल के यहाँ तक आ रही है खुशबू। जी, हालांकि ये सूखा हुआ है। खुदा की कसम, इतनी तेज, जी जी, जादुई। ये 100 ग्राम सना मक्की लेनी है, हाँ, और इसमें 50 ग्राम गुलाब के फूल की जो पत्तियां हैं, देसी गुलाब के फूल की पत्तियां 50 ग्राम ये लेनी है, और इसमें 20 ग्राम सुंड, ये पीसी हुई सुंड है, ये भी मैंने खुद पीस के जो है वो रखी हुई है, पीसी हुई सुंड लेनी है 20 ग्राम, और इसमें 30 ग्राम सुरंजा शीरी, ये मिल जाती है पंसारी के पास, की शक्ल की होती है। हाँ जी, ये 30 ग्राम ये आपने ले लेनी है, और इसमें 10 ग्राम काली मिर्च डाल देनी है। अच्छा, ये जो है ना, ये घर में पीसी नहीं जाती, मुश्किल होती है। हाँ जी, ये बड़े ग्राइंडर से होगी। अच्छा, जो ज्यादा बड़ा ग्राइंडर होगा। अच्छा, घर में अगर चट्टू वटा है
अच्छा, जो हावन उससे दस्ता करके है, फिर पीसें? पहले उसको थोड़ा सा इसको कूट लें, फिर उसको आप ग्राइंड करेंगे, बड़े आसानी से हो अच्छा, जाएगा। मेरा तो ग्राइंडर बढ़ गया इसकी वजह से। सही, गलती हो गई। क्योंकि ग्राइंडर से ज्यादा ये मजबूत है। हाँ, उसने इतनी आवाजें निकाली जैसे घर में पथराव हो गया हो। जी, तो वो बड़ी चीज छोटी चीज को खा ही जाती है। हाँ, अच्छा, पहले चिट्टू पट्टा से उसको उसको तोड़ना है, कूट लें, हाँ जी, तो फिर फिर उसके हम बाद ग्राइंडर में डाल दें। जी जी, ये वाला एक नुस्खा बना लें, सफूफ बना लें और इसका एक 0 साइज का कैप्सूल भर लें। सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल खाना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ जो छोटे जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द हो रहा होता है, वो भी अल्लाह के फजलो करम के साथ इससे ठीक हो जाता है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि गंठिया अमूमी तौर पर कब्ज़ बिगड़ जाने की वजह से भी होता है जी। जिन लोगों को पुरानी कॉन्स्टिपेशन होती है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है, उससे भी जिस्म के अंदर गंठिया बनने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, ये तो आज हमारा टॉपिक भी है, हमारे साथ रहेगा सहर चावला, हमें ज्वाइन करेंगी ना, तो आज हमने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात करनी है और बड़े सारे इलाज हैं, तो वो भी बड़ा सेगमेंट देखने वाला है, क्योंकि जब इन्होंने बात छेड़ी है तो मैंने फिर कहा कि ये तो दोनों एक साथ ही एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट में कोई आखिरी कोई ऐसा नुस्खा जल्दी से बताना चाहें तो प्लीज़ बता दीजिए, जिसमें पहले से कोई ऐसी एहतियात के गंठिया जैसी, जोड़ों को दर्द जैसी कोई चीज़ ही ना, ज़रा हड्डियाँ मजबूत रहें। हमारी जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, अल्लाह करीम महफूज फरमाए, जो उनका ज़च्चगी के मामलात होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बदएहतियातियाँ होती हैं जो इस बीमारी को जन्म दे देती हैं। तो उस दौरान भी हमें बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स या नेचुरल फूड्स की तरफ रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों से ज़रा एहतियात रखनी चाहिए। और सिर्फ घर में आपके सीढ़ियाँ मौजूद हैं, सिर्फ सीढ़ियों के 5 स्टेप ऊपर 5 नीचे, ये दिन में 5 बार कर लें, आपकी ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एक नाश्ते का नुस्खा है, लेकिन वो अगर टाइम शार्ट है तो फिर मैं वो शेयर नहीं करता हूँ। जल्दी से बता दें, क्योंकि सहर चावला भी आ गई है, उनके साथ हमने वो फिर गंदम वाले टॉपिक में हम शेयर कर देंगे। जब गंदम की अच्छा, ये गुफ्तगू वो वाला होगी ना, नुस्खा है, ये वो गंदम का एक नाश्ता है, तो उसके हिसाब से हाँ, फिर तो मैं फिर शेयर कर छोड़े, दूँ। क्योंकि ये फिर हमने ना आपके साथ स्पेशली हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन जो होगी नाज़रीन, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, उसमें भी बहुत कुछ है। इस दफ़ा तो हम लोग हर साल ही मेहनत करते हैं, मगर इस दफ़ा समथिंग वेरी वेरी बिग एंड वेरी नाइस। तो आप, मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप इबादत अच्छी तरह से कर सकें और इस रमज़ान फ़ायदा उठा सकें इबादत का। क्या बात है, अभी से एहतियात कर लें आप। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े सारे बड़े प्यारे नुस्खे, बड़े आम से आसान से, अब भी ट्राई कीजिए और अपने जो बड़े ना उनकी ज़रा दर्दों में आराम कीजिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, सहर चावला साथ होंगी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनके आप बड़े फ़ैन गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके स्टाइल के, उनके बोलने के, उनकी चीज़ों के, जिस तरीके से वो आपको लॉजिक समझा देती है ना, मुझे लगता है आपको समझा ही देती है और आपको समझना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे सहर चावला से, और वो है कॉन्स्टिपेशन। एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक फॉर एवरीवन, क्योंकि इसको लोग डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते, इसको डिस्कस करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात। तो मैं बात की बात करूँगी, औरतें इसको तो डिस्कस करना, कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं बतानी किसी को, ये नहीं बोलना कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की मरीज़ हूँ। आपको प्रॉब्लम है, आपको इशू है, अगर आपने बोल दिया कि मुझे इसका इशू है, कहीं जाके मैं कुछ खा नहीं पा रही है, मैं ये नहीं लूँगी या मैं वो नहीं लूँगी, किस लिए नहीं लूँगी, अगर कह दिया, इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। इट जस्ट लाइक कि आपको कोई चीज़ है एंड देन आप उसकी ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो कॉन्स्टिपेशन कोई शेम चीज़ नहीं है जिसमें आपको बताते हुए शर्मिंदगी हो। प्लीज़, अब तो अवेयरनेस आपको हासिल करनी चाहिए। टॉक अबाउट एवरीथिंग, व्हाट यू हैविंग इश्यूज इन एनीथिंग। तो सहर से बात करेंगे। सहर, ये मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं फिज़ा, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम आज बैठ के इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उस दिन मैं किसी सेटिंग में बैठी हुई थी और वहाँ पे भी हमारे बड़ी काबिल एक होस्ट भी हैं और रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, तो वो यही बता रहे थे, मैं इतना इम्प्रेस हुई। वो कहते हैं कि जी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, अंग्रेज़, और वो पूछते हैं अपने बच्चों से, जब वो बाथरूम में हो ज़रूर बाहर ही मेक्स श्योर कि वो पूछें, बेटा आपने पूप नॉर्मल किया है, आपको नॉर्मल आया है। मतलब मैं यहाँ से इस बात से बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा डेली बच्चों से, आई कैन बेट ऑन इट, शायद ही कोई पूछता हो। आप डेली अपने बच्चों से पूछें कि वो तो इनफैक्ट कह रहे थे कि अपनी वाइफ से भी पूछता हूँ
बिकॉज आई कंसिडर हर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आपका सेहत का पेट हिस्सा है। सेहत का हिस्सा है ना, क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होती है सबसे पहले आपका गट खराब होता है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है जिसके पीछे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन सिम्टम है तो डेफिनेटली बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम हाजमे के सिस्टम की भी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कोई विटामिन या मिनरल छोटी सी डेफिशिएंसी हो सकती है जिसका नॉलेज लेके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपको आंतों के कैंसर तक पहुंचा सकती है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है? आपको आइडियली मैं लोगों को बता दूं, एक बार आइडियल बाउल मूवमेंट क्या होती है, एक बार या मैक्सिमम दो बार से ज़्यादा नहीं आपको स्टूल आना चाहिए। आपका जो पखाना है वो आपके पास ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बनाना की शेप का होना चाहिए। समबडी नीड्स टू टेल पीपल, इसलिए आई एम हियर, मैं चाहती हूँ मैं लोगों को बताऊँ। वो सॉसेज शेप का होना चाहिए, बनाना शेप का होना चाहिए। और आइडियली आपको पखाना कब आना चाहिए? सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट जब आप उठते हैं, सुबह जब आप उठते हैं 15 से 20 मिनट और घंटे के अंदर आपकी बाल मूवमेंट इनिशिएट होनी चाहिए। वो लोग जिनको खाने के फौरन बाद पखाना आता है, आपके हाजमे का सिस्टम तेज़ नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की कमी है। अगर आपको स्टूल जो है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है तो आपको प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। आप यकीन करें फिजा, उस दिन मैं एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करी बच्ची की, 21 साल की, मेरी तो बच्ची लग रही थी, बहुत छोटी मुझसे। तो वो कहती, मैंने उसको कहा बेटे आप स्टूल नॉर्मल पास करती हैं रोज़? तो कहती है जी डॉक्टर साहब स्टूल नॉर्मल ये हफ्ते में 2-3 बार। तो मैंने उसको कहा बेटा ये नॉर्मल, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची। मैंने कहा बेटे ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर पेरेंट्स रोज़ इंक्वायर करें तो कम से कम बच्चों को ये तो पता होना नॉर्मल है। लेकिन 21 साल के लोगों को तो मैं खुद ब्लेम करूंगी, इतना नॉलेज है, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, हम आपकी कॉल शामिल करेंगे, बट लेट हर कंप्लीट फर्स्ट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लीजिए, तो उसके हिसाब से आपकी कॉल्स का हम जवाब भी देते रहेंगे साथ साथ। मैं रीजंस बताना शुरू करूँ कॉन्स्टिपेशन के? पहले आप बता दें तो फिर हम कॉल्स लेंगे। अच्छा, तो ये वाले रीजंस हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे पहले आपके पास क्या हो सकती है? जिंक की कमी हो सकती है, विटामिन B1 की कमी हो सकती है। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, B1 चाहिए होता है उसको पेरिस्टाल्सिस के लिए। पेरिस्टाल्सिस आप क्या कहते हैं? आंतों की वो रिदमिक मूवमेंट, सुरीली मूवमेंट, यानी एक रिदम है जो पखाने को मूव करती है और आपके एनस तक ले जाती है ताकि आप उसको एक्सपेल आउट कर सकें, खारिज कर सकें। इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस को विटामिन B1 चाहिए होता है। अक्सर लोगों में B1 की कमी के साथ, और अक्सर लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन के साथ एंग्जाइटी होती है ना और आप टांग हिलाते रहते हैं, आपको B1 की कमी होती है। क्योंकि B1 की कमी से, मैं आपको ऐसे मजे की बातें बता रही हूँ कि आपको कहीं और पता नहीं लगेगी। इसी तरह टांग हिला हिला के बात करते हैं, बैठे होते हैं टांग हिला हिला के बात, और साथ कॉन्स्टिपेशन भी, एंग्जाइटी भी है, क्योंकि ये बातें ये निशानियां बेटा, ये सीखने वाली चीजें सुनो। क्योंकि ये मैंने 13 साल से पेशेंट देख देख के इकट्ठी की, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। वो इतने सारे केसेस देख लिए, इसलिए मैं समरी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। इट इज अ डाटा फॉर मी इन माय माइंड ओवर हियर। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, एंग्जाइटी भी रहती है, मोस्ट प्रोबेबली आपको विटामिन B1 की कमी है। अगर एंग्जाइटी भी रहती है, रात को नींद भी नहीं आती है, लेकिन ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नहीं है, टांग नहीं हिलाते रहते हैं, तो हो सकता है आपको मैग्नीशियम की कमी हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपने कौन से वाला मैग्नीशियम लेना है? आपने मैग्नीशियम सिट्रेट लेना है। मैग्नीशियम सिट्रेट भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम लैक्टेट, एस्कॉर्बेट, इसका आप मिक्सचर भी ले सकते हैं। सॉरी, ग्लाइसिनेट सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है। वो आपके बाल मूवमेंट को, सिट्रेट और लैक्टेट खासकर आपके बाल मूवमेंट को अफेक्ट करता है। अच्छा, जिंक की भी सिंथेटिक सप्लीमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कौन सी लेते हैं? आप जिंक कार्नोसिन लेते हैं। और जिंक कार्नोसिन, अगर आपको बहुत सा कॉन्स्टिपेशन है ना, आप बेशक 50 मिलीग्राम की डोज में स्टार्ट कर देंगे। आपने एम्प्टी स्टमक लेना होता है। B1 भी आपने एम्प्टी स्टमक लेना होता है। B1 कम से कम आप 1000 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम की डोज में स्टार्ट करते हैं। और मैग्नीशियम आप रात को सोने से पहले स्टार्ट करते हैं। और ये पेट की ड्राइनेस को भी खत्म करता है। ये ड्राइनेस को भी खत्म। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन ना मोस्टली आपके पास होती ड्राई बॉडी में है। चाइनीज मेडिसिन कहती है कि कॉन्स्टिपेशन मिक्स ही ड्राई बॉडी के साथ होती है। चाइनीज मेडिसिन आपके पास कहती है जिसको स्टूल टूट टूट के आता ना, ये ड्राई बॉडी है। ऐसे लोगों को फिर आप डेयरी भी देते हैं, ऐसे लोगों को आप गंदुम भी देते हैं ताकि जिस्म के अंदर की खुश्की भी जाए, मॉइस्चर। याया की कॉल है, कराची से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम याया। कैसी हैं आप? मैं आपसे नाराज हूँ, कितने दिनों के बाद कॉल किया आपने, किधर थे? आप यकीन करें फिजा, लिटरली आई ट्राइड टू कॉल सो मेनी टाइम्स, बट आपको पता है तमाम चैनल को रहता है, लेकिन इत्तेफाक से आपसे कॉल कनेक्ट नहीं होती इस वजह से। लेकिन आपका शो जरूर देखता हूँ, आपकी बात भी सुनता हूँ, आपकी पार्टनर्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारी डॉक्टर साहिबा तो यकीन करें कि इतने दिल से समझाती है ना, और मुझे लगता है कि जब लोग इनकी बात नहीं मानते तो ये बड़ा वो होती है, दिल में वो करती है कि लोग मैं इतना समझाती हूँ, लोग हमारी बात क्यों नहीं
नहीं मानते। मतलब ये नॉर्मल डॉक्टर नहीं, ये ऐसी डॉक्टर है जो माशरे को बाकी कुछ ना कुछ देना चाहती है। तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ इनको, बड़े दिल से बात करके। अच्छा, मेरा डॉक्टर से सवाल ये है, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एक पपीता जो होता है वो क्या कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सवाल क्या है, अमेजिंग क्वेश्चन, क्या सवाल क्या है, आपको पता है ये मेरा सवाल भी था। हाँ, पहले मैं ये याया भाई को थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरी आंखों में नॉर्मली आंसू आते नहीं हैं, मैं बहुत सालों से टीवी में आ रही हूँ, आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए। किसी ने आपको समझा, क्योंकि किसी को समझ आई कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आपको ऑडियंस में से कोई समझ रहा है, ये आई रियली गॉट इमोशनल, थैंक यू सो मच, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम बना दिया याया भाई, क्या बात है। अब मैं कभी भी नहीं रोई हूँ टीवी पे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई रियली फील इमोशनल। अच्छा, पपीता जो होता है ना आपके पास, उसमें आपके पास एक एंजाइम होता है, पेपेन होता है। पेपेन जो है आपके पास, वो भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है। और जितने भी फिजा मेरे पास ऑटो इम्यून डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं, सबको मैं पपीता रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी भी तेज करता है, ये आपके पास इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी नीचे लेके जाता है। बल्कि पेपेन का अगर आप सिंथेटिक सप्लीमेंट लेने जाएं तो वो बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, अब पपीता किन लोगों ने यूज नहीं करना, जिनकी बॉडी की टेंडेंसी जो है वो गर्म है। गरम जिन लोगों की बॉडी की टेंडेंसी है वो आपको कैसे पता लगेगा? जिनको खाने के फौरन बाद स्टूल आ जाता है, जो लोग ज़रा आतिश मिजाज हैं, मेरी तरह मुझे पपीता जो है वो सूट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी की, जिन लोगों की हार्ट बीट नॉर्मली तेज़ रहती है, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी नेचुरली पल्स जो है वो थोड़ी स्लो रहती है, कुछ लोगों की पल्स नेचुरली तेज़ रहती है। जब मैंने चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ना शुरू की, मैंने अपनी बॉडी की टेंडेंसी भी पढ़ना शुरू की, मेरी पल्स नेचुरली थोड़ी सी तेज़ रहती है और थोड़ी आतिश मिजाजी भी है एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। तो जिन लोगों की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, इन लोगों को नॉर्मली, मैं पपीता खाऊं मेरे पेट में फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है, एक्सपेरिमेंट डन, प्रूवन। लेकिन जिन लोगों को दर्द हो रहा है, जिन लोगों को दर्द हो रहा है, ये एक साइन है कि आपको रेस्ट एवरीबॉडी कैन टेक इट, रेस्ट एवरीबॉडी कैन टेक इट, इट्स अमेजिंग। अच्छा, इसकी एक और चीज़ है, ये मुझे बता देगा मिथ है या नहीं, कि कहते हैं पपीते को रात को इस्तेमाल करना होता है, शाम या रात वाले टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए, ये रात को अच्छा काम करता है, इसमें कैसे चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि ये आपके पास जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस है ना, वो जो आपकी आंतों की मूवमेंट है, जो आपके पास स्टूल एक्सपेल करती है, उसको आपके पास बेटर करता है। जैसे उसकी यही वजह, मैंने आपको भी कहा ना, मैग्नीशियम रात को लेना चाहिए ताकि सुबह पखाना ठीक तरह निकल जाए। इसबगोल कब लेते हैं? रात को लेते हैं ताकि सुबह पखाना ठीक तरह निकल जाए। उसी यही वजह है कि पपीता भी रात को लेना चाहिए ताकि सुबह पखाना ठीक तरह निकल जाए। और लास्ट एक और चीज़, कि इसबगोल को भिगो के उसका मुंह खोल के उसको सौता करके ही हमने पीना है या पानी में? इट इज अ बेटर थिंग। फक्की की तरह भी ले सकते हैं? अब फक्की की तरह मोस्टली लोग जब लेना, वो उसको गले के नीचे गल्प डाउन नहीं कर पाते हैं। इट इज स्लाइटली काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल, वरना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इट इज बेटर टू मेक इट इजी, उसको दही में आप मिक्स कर लें। इसबगोल इज एन अमेजिंग थिंग, आपके पास स्टूल को सॉफन करता है, बल्क प्रोवाइड करता है। लेकिन इसबगोल को डेली नहीं लेते हैं, आपकी बॉडी उस पर डिपेंड करना शुरू कर देती है। ये याद रखिएगा। कुछ हर्ब्स भी अभी मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए बताऊंगी, जो मैं सारे नोट्स बना के लाई हूँ रीजंस के साथ। सारे खाता खोलें, ये मैं बताऊं फिर? हाँ, ये मैं लाई हूँ के बाद आते ही आप खाता खोल दें, जो आप अपना सारा होमवर्क इल्म जो है ना बांटे। आज ब्रेक के बाद मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर शो कर रहे हैं, कॉल्स भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक। कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से कुछ ऐसे खाते हैं जो कि खोलने लगे हैं, इसको सुनिएगा, ये सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब वो चीज़। जी फिजा, मैं 8 में नोट्स बना के लाई हूँ ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ। मैं 8 टॉप हर्ब्स बताने लगी हूँ विद साइंटिफिक रीजंस, जल्दी जल्दी, जो कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर सकती है। नंबर 1 इज कैरम एंड एजवाइन विद द रीजंस। फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें कंपाउंड होता है आपके पास थाइमॉल। थाइमॉल आपके पास स्टमक एसिड को मुनासिब लेवल्स पे लेके जाता है ताकि वो प्रोटीन को ठीक तरह डाइजेस्ट कर सके। कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न आपके पास ये होती है कि आपके पास प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके साथ साथ जो थाइमॉल है आपके पास, वो पेंक्रियास से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की सिक्रीशन इंक्रीज करता है, जो एजवाइन में होता है। एजवाइन में एक और कंपाउंड होता है कार्वाक्रॉल। कार्वाक्रॉल आपके पास उन बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है जो मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड बावल डिजीजेस में होते हैं, जैसे ई कोलाई और सैल्मोनेला। दूसरी हर्ब है हमारे पास, ये सारी किचन में मौजूद हर्ब्स हैं जो मैं बता रही हूँ और आपको ये चीज़ें नहीं पता। दूसरी हमारे पास सौंफ, फेनल। फेनल में एनीथॉल होता है, ये आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज, दोनों इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है। और अगेन कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न, ये मैं आपके शो में पहले बता चुकी हूँ, बाइल की कमी भी होती है। बाइल आपके पास वो डाइजेस्टिव जूस है जो जिगर से सिक्रीट होता है। फेनल आपके पास बाइल फ्लो को इंक्रीज करता है। बाइल का काम होता है आंतों को लुब्रिकेट करना। ये भी जो हम चाइनीज मेडिसिन की बात कर रहे थे कि हॉट और ड्राई बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होती है आपके पास, तो जब आंतें लुब्रिकेट हो जाए ना, वो बॉडी ड्राई नहीं रहती है। फेनल आपके पास ये काम करता है।
नेक्स्ट फेनल में आपके पास इंसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके पास बल्क प्रोवाइड करता है स्टूल को। थर्ड आपके पास इस्पगोल है। इस्पगोल को आयुर्वेदा में गुरु कहा जाता है हैवी नेचर का फॉर गट। इससे कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। जितनी भी मैं हर्ब्स के नाम ले रही हूँ, किसी को भी आपने ज़ाब्ता हयात नहीं बनाना, आप इनका चूरन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी पाकिस्तानी ब्रांड्स इन चूरन को कॉन्स्टिपेशन रिलीफ पाउडर्स के नाम से भी हो सकते हैं सेल कर रही हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इनको कभी भी 2 महीने से ऊपर कंसेक्टिवली इस्तेमाल नहीं करना, आपका बावल इस पर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। 2 महीने बाद 1 महीने के लिए डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। और इस रोल तो आपने वैसे क्या अल्टरनेट डेज? हाँ, अल्टरनेट डेज पे। अच्छा जी, चौथी आपके पास हर्ब है मिंट। मिंट में एक तो आपके पास विटामिन सी का होल कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन सी 5 चीजों से मिलकर बनता है। मिंट में भी विटामिन सी होता है? मिंट में भी विटामिन सी होता है। इतनी सारी चीजों में विटामिन, फालसों में विटामिन, अमरूद में विटामिन सी होता है, गोभी में विटामिन सी होता है। अच्छा खैर, विटामिन सी आपके पास जो है उसमें एक चीज़ होती है फिजा, बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर। जो बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर है ना, गट से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं उनका इलाज है। मिंट में आपके पास अक्सर कॉन्स्टिपेशन, आपके पास विटामिन B9 फोलेट की कमी से होती है। मिंट इज फोलेट रिच। अगर कॉन्स्टिपेशन फोलेट की कमी से है उसको भी ट्रीट करेगा। मिंट में मेंथॉल होता है जो एंटी स्पाज्मोटिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है, बॉडी के एंटी पेन मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है। मिंट में आपके पास मिथाइल एसीटेट होता है। IBS रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन का ये बहुत बेहतरीन इलाज है मिथाइल एसीटेट। और आपके पास अगेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की सिक्रीशन इंक्रीज करता है। नंबर 5 इज जिंजर। जिंजर आपके पास विटामिन B6 में बहुत ज्यादा रिच है। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग उसको रिलीव करता है। जिंजर आपके पास कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेशर और गैस को रिलीव करता है। अगेन अगर बाइल की कमी से कॉन्स्टिपेशन है, जिंजर बाइल फ्लो को इंक्रीज करता है। अगेन अगर स्टमक एसिड की कमी से कॉन्स्टिपेशन है तो स्टमक एसिड को आपके पास, ये गर्म बॉडी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जिंजर गर्म बॉडी वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आपके पास। अगर गर्म बॉडी वालों ने इस्तेमाल करना, दही के साथ इस्तेमाल कर। अच्छा, ये तासीर बैलेंस करने का भी मैं एंड में बता देती हूँ। अगर छठे आपके पास सेना लीव्स हैं, ठीक है। सेना लीव्स में आपके पास साइनोसाइड्स होते हैं और ये आपके पास अगेन आंतों के पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं। का क्लियर कर दे, सना मक्की वाले, सना मक्की वाले। लेकिन ये आपने खुद से यूज नहीं करने हैं, ये आपने अपने सना लीव्स आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके और किसी रिप्यूटेड ब्रांड के ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में से यूज करने हैं। हाँ, ये बगैर लेबल की डब्बियों से नहीं उठाने हैं। सातवीं आपके पास है क्यूमिन जीरा। क्यूमिन आपके पास स्टूल कंसिस्टेंसी को बेटर करता है। क्यूमिन में आपके पास क्यूमिनल्डिहाइड होता है। क्यूमिनल्डिहाइड को कार्मिनेटिव कहा जाता है। कोई भी ऐसा खाना जो जिस्म से ट्रैप्ड गैस को निकाले उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्मिनेटिव कहा जाता है। दूसरा, आपके पास अक्सर कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया फोलेट और मैग्नीशियम की कमी से होती है। जीरा आपके पास मैग्नीशियम और फोलेट में भी रिच है, तो इसलिए भी अगर कॉन्स्टिपेशन उसकी कमी से उसको बेस्ट करेगा। मैग्नीशियम दे देता है हमें? मैग्नीशियम सिट्रेट हमने लेना है, जो चाहिए। ये आपके पास डाइट में होल मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं ना अच्छी कंपनीज के, ग्लाइसिनेट, सिट्रेट, एस्कॉर्बिट, इनको स्पेशल तरीके से फॉर्मुलेट करके वो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। अगर ये अच्छी कंपनी के आपने डॉक्टर ने रिकमेंड किए तो एब्सोल्युटली सेफ है। मैग्नीशियम का सिंथेटिक सप्लीमेंट इज अ ग्रेट थिंग, मैं रोज लेती हूँ। 8वीं आपके पास जो हर्ब है दैट इज त्रिफला। आयुर्वेदा की जितनी भी मेरी फेवरेट हर्ब्स है ना, शतावरी और त्रिफला मेरे फेवरेट है, ठीक है। त्रिफला आपके पास 3 हर्ब से मिलके बनता है, आंवला, हड़ड़, बेहर। अब ये आंवला, हड़ड़ और बेहर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ठंडी गर्म तासीरें सब बैलेंस हो जाती हैं। वैसे तो त्रिफला वेट लॉस, लिवर डिटॉक्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिपेशन के लिए बात कर रहे हैं। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहे, मैंने शो के शुरू में बताया था कि अल्लाह ना करे वो कोलन कैंसर में भी तब्दील हो जाती है 15-20 साल बाद। त्रिफला एंटी नियोप्लास्टिक है, कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करेगा, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, इंशाल्लाह कोलन कैंसर भी नहीं होने देगा। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस से रिलेटेड गट कॉन्स्टिपेशन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। गर्ड और हाइपर एसिडिटी अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। अगर आपकी डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन कम है, वो जूस चाहे आपके स्टमक का तेजाब है, चाहे लिवर का बाइल है, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। अगर आपको डिसबायोसिस की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, यानी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा, उसको डिसबायोसिस कहा जाता है, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हैं, त्रिफला जो है इट इज़ अ ग्रेट क्योर। आपके स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो है उनको रिलैक्स करता है। ये टॉप हर्ब्स हैं आपके पास कॉन्स्टिपेशन के लिए। ज़बरदस्त। तो सुने, ये जो हम कुछ पक्कियाँ वक्कियाँ भी बना रहे होते हैं, तो इसी तरह के हर्ब्स के साथ अगर हम अपनी कोई पक्की बनाना चाहें तो क्या इट्स इजी टू? आई वुड रियली सजेस्ट कि इतनी अच्छी हमारे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, आप सर्च करें, रीजनेबल प्राइस में हैं। आप सर्च करें कि कौन सी ब्रांड किसी ऑथेंटिक इंसान की, उसको क्या वाकई उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसको पता है वो काम क्या कर रहा है। तो काम करती हैं, आपने भी तो इतनी अपनी नॉलेज के साथ अपने ब्रांड को प्रमोट किया है चीज़ें। हाँ जी, अगर वो और मेरे प्रोडक्ट्स पे ISO सर्टिफाइड हैं, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। तो जिस
जिसके ISO सर्टिफाइड हो, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, जिसको पता हो कि मैं काम क्या करूँ, गो फॉर दैट। चाहे मैं चाहे कोई और, if you think there's somebody else। बात उनके कहने का मतलब ये है कि जो सही सर्टिफाइड चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, जो सही ऑथेंटिक लोग आपको बता रहे हैं उन लोगों की बात को अमल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। वाकई अपनी सेहत को देखें पहले। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए अब एक तो ये आपने मुझे बता दिया कि कोई सही ब्रांड या सही चीज़ों की अगर आपको कोई मिल जाती है तो वो आप कर सकते हैं, मगर जैसे ये सना मक्की का आपने मुझे बताया, सना मक्की ख़तरनाक क्यों हो जाती है लोगों के लिए, इसको रेकमेंड करके भी लोग डर रहे होते हैं, ये क्या वजह होती है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये हाइपोकेलीमिया कर सकती है। हाइपोकेलीमिया का मैं मतलब पोटेशियम की कमी जिस्म में, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर सकती है। अगर पोटेशियम की कमी हो गई, कुड़ल्लें पड़ जाएंगी, हार्ट फेल हो जाएगा। पोटेशियम की ज्यादती से भी हार्ट फेल हो सकता है, पोटेशियम की कमी से भी हो सकता है। अच्छा, तो इसीलिए सना मक्की, आपको याद है जब कोविड आया था, लोगों ने बगैर सोचे समझे, पंजाबी का वर्ड बोल रही हूँ, अन्नेवाह सना मक्की का उन दिनों याद है कुछ भी फैल जाता था, फिर लोग सब कुछ उसी को शुरू कर देते थे। कुछ भी, मुझे याद है मैंने उन दिनों प्याज महंगी हो गई थी। हाँ, मैंने, मुझे याद है घर में बैठ के फिर सना मक्की पे वीडियो की थी और मैंने लोगों को रोका था। उन दिनों मैंने अपना नया पेज बनाया था, लेकिन फिर भी काफी रीच चली गई थी, लोग बाज आ गए थे। अच्छा, तो मुझे याद है मैंने 2020 में वीडियो की थी, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा, बाज आ जाओ। वही वाली बात आज करी, खुद से नहीं यूज करना। अच्छा, हमारे तो पता नहीं पाकिस्तान में, मैंने कहा हट के भी थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन से बात करूं, कभी कोई हमें तरबूज से डरा देता है कि ये मत खाओ, कभी हमें कोई कहता है खरबूजा ना खाओ। अच्छा, उसकी भी मैं रीजन बताऊं। लोग कहते हैं ना तरबूज के साथ आप पानी ना पिएं, ये नहीं है कि वो कोई जादुई डेंजरस, तरबूज के साथ अगर आप पानी पिएंगे तो वाटर ओवरलोड की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। जब वो इतना सारा वाटर जाएगा ना, तो वो बिकॉज तरबूज इज ऑलमोस्ट 97-99% वाटर, उसके साथ आप और भी पानी पिएंगे तो डायरिया ही होना है आपको। लास्ट सवाल, फिर हम इसको सेगमेंट को क्लोज करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जैसे कि अगर ये जो प्रोबायोटिक्स का, क्योंकि आपने पिछला शो किया था, ये मैं अपनी रिसर्च के लिए भी आपसे पूछ रही हूँ कि क्या प्रोबायोटिक्स को भी अगर इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उसके साशे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इज इट गुड फॉर देम? आई लव दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों को प्रोबायोटिक से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, ये किन लोगों को हो जाती है? याद है हमने सीबो की बात की थी लास्ट टाइम, जिनकी छोटी आंत में बैक्टीरिया ज़्यादा हो। अब सीबो को टेस्ट करने का भी तरीका है, अगर आपको प्रोबायोटिक लेके कॉन्स्टिपेशन हुई है ना, इसका मतलब है आपकी छोटी आंत में बैक्टीरिया ज़्यादा है, आपने प्रोबायोटिक नहीं लेनी है। अच्छा, इससे बहुत सारे, और जितने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना कॉन्स्टिपेशन के, अक्सर को सीबो होता है, उनको प्रोबायोटिक से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालती फिर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त डिटेल सेगमेंट है। उठा लीजिएगा सोशल मीडिया से, आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है और इसका इलाज क्या है। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मैंने बड़े ज़बरदस्त मेहमान बुलाए। जुनैद असगर मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन, और उनके साथ उनके गिटारिस्ट भी इधर मौजूद हैं, बड़े फेमस हैं और आजकल तो बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग में। इन्होंने मेरा एक गाना है उसका भी OST किया था और बड़ा पॉपुलर हुआ, ड्रामे का OST, ठीक है। तो बहुत ही लोगों ने इनको पजीराई, पसंद किया इनकी आवाज़ को। और उसके बाद अब काफ़ी टाइम के बाद जो है ना, अब यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो इतने पॉपुलर हो चुके हैं अब तो। मेरे रश के कमर जो है उसको इन्होंने यहाँ पे दोबारा से गाया है और उसकी रिमिक्स जो है वो, उसके तो व्यूज़ ही छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुनैद? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ड्रामे का नाम क्या था? ज़रा सी गलतफहमी। ज़रा सी गलतफहमी, हाँ, उसका OST किया था आपने। उसका OST किया सलीम था। शेख साहब का ड्रामा सलीम था। शेख साहब का था, अंडर द बैनर ऑफ जावेद शेख प्रोडक्शंस। वाह, तो मुझे ये बताइए कि अब इतने टाइम के बाद जैसे आपसे मुलाकात हो रही है, तो ये पीछे जो सफ़र रहा ये कैसा रहा, स्ट्रगलिंग कैसी रही? ओवरऑल सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, एवर सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे। हाँ, जब आपका मैंने OST किया था तब वाकई बहुत टफ हालात चल रहे थे। हाँ। अब आपके जो ड्रामा सीरियल का मैंने OST किया था 2014 में, उसके 1-2 साल बाद चूँकि मैंने स्ट्रगल जारी रखी, गाने में करता था, अपलोड करता था यूट्यूब पे, जिस तरह एक नए आर्टिस्ट को सहारा होता है थोड़ा सा, तो इसी तरह मैंने मेरे रश के कमर, जो आपको पता है नुसरत साहब की कवाली है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उसको एक गाने की शक्ल दी थी। आई वाज द फर्स्ट वन। और उसके बाद भारत ने भी उसको कॉपी किया, बाकी सब आर्टिस्ट ने किया। तो वो भी एक हादसाती चीज़ थी। जो गाना था मेरे रश के कमर, तो वो मैंने बनाया, उसको रेडी किया, म्यूज़िक भी मैंने उसका मैंने ब्रांड न्यू बनाया था, वो मैंने कॉपी नहीं किया था। तो वो बन के काफ़ी देर से मेरे पास पड़ा हुआ था, तकरीबन 6-7 माह से। तो अचानक हुआ ऐसे कि मैं लाहौर आया सियालकोट से एक दफ़ा, 2016 की बात है।
तो एक मॉर्निंग शो था, उसमें मैं ऐसे ही चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परफॉर्म करें, आपके पास कोई गाना है? मैंने कहा एक है सर, एक पड़ा हुआ मेरे पास बट अनरिलीज्ड है। कहते हैं लेके आओ। इसी तरह सेट था, मैंने वो गाना उनको दिया USB में, वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद मैं घर गया, उसको YouTube अपने चैनल पे अपलोड कर दिया मैंने, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। और वो इतना पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर गाना हुआ। आज भी उस गाने के YouTube पे 880 मिलियन व्यूज़ हैं, 880 मिलियन व्यूज़ हैं। और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो डिलीट हो चुकी हैं। अदरवाइज़ मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, हाँ जी, कि उस गाने के अगर आप टोटल व्यूज़ काउंट करें ना, टोटल ऑल टुगेदर, तो 4-5 अरब व्यूज़ होंगे उसके, बट बाकी वीडियोज़ वो डिलीट हो चुकी हैं। एक ही ऑथेंटिक वीडियो। पैसे तो नहीं आए होंगे आपको? शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इतने पैसों के बाद तो आपकी शेयरिंग पे आ गया होगा आपने। हाँ अगर जी, वो ऐसे हुआ था कि उस गाने को मिसयूज़ बहुत किया लोगों ने, बहुत से फेक क्लेम्स डाले। तो फिर ये है कि हमने उसका राइट वापस ले लिए थे, बट शुक्र अल्लाह कि उसकी रॉयल्टीज़ आती हैं मुझे। मगर शेयरिंग में आती है? शेयरिंग में आती हैं। तो उन्होंने भी साइन कर दिया होगा कि ओके आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, Absolutely. जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक के साथ। वेरी नाइस, बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद मैंने काफ़ी सॉन्ग्स किए और सफ़र जारी है अभी। तो सुने, हम यहीं से ना सिलसिला शुरू करें जिसकी आप इतनी बात कर रहे हैं, इतने मिलियंस पे। आपके साथ भाई भी हैं, इनका नाम बताइएगा। हारिस आपके साथ गिटारिस्ट हैं, ठीक है, आज आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे भी आपके साथ होते हैं? जी, ये मेरे साथ होते हैं, ही इज़ ग्रुप मेंबर और ये बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं। आप एक ही गाड़ी पे आ रहे थे? नहीं, मैं बेसिकली सियालकोट से आया हूँ, ये लाहौर होते हैं। अच्छा, वही मैं बोलूँ, ये जहाँ से आ रहे हैं, इधर हवा बड़ी तेज चली थी, इधर उठे सारा बाल थे, उड़ गए। शुक्र करें ये पहुंच गए हैं। पहुंच गए? हाँ, नहीं तो सही है। तो फिर वरना इतनी सुबह उठना आम बंदे के बस की बात नहीं है, आपको पता है। सही बात है। तो ये आम बंदे नहीं है। आप उठ गए तो अब जो हमें ना, हमें भी उठाएं जरा अपने गिटार के सुरों से और आपकी आवाज़ के सुरों। तो इसी गाने से शुरुआत करते हैं, मेरे रश के कमर। अरे हो जाए, जो मेरी पहचान बना है। चलें। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। ओ बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर लड़ाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए, फिर आपने अपने भी ट्रैक्स किए? जी, मैंने बिल्कुल किए हैं, और अभी इतने अच्छा रिजल्ट आया? जी, इतना ही। अभी एक लेटर इन शो आपको सुनाऊंगा। मैंने कभी लास्ट मंथ एक ट्रैक रिलीज़ किया है, उसका टाइटल भी रश के कमर है, बट दैट इज़ एन ओरिजिनल सॉन्ग। आपका अपना लिरिक्स अलग है? न्यू, हाँ जी, लिरिक्स सब कुछ अलग है, बट टाइटल रश के कमर। किसने लिखा? मैंने लिखा है। सुनिए, तो फिर इंतजार न करें, इस रिश्के के बाद रक्षा ना करवाएं, रिश्के ही दूसरा अपना ओरिजिनल सुना दे। ओरिजिनल भी है ना, वो भी चले जी। इट्स अ 6 बीट सॉन्ग। मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे रश के कमर, तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, मेरा दिल ले गई। ओ मेरी जाने जहां
ओ ऐसा मस्त समा बिजलियां ही गिर गई, बिजलियां ही गिर गई। ऐसा मंजर कभी मैंने देखा न था, चांद तारों को शर्माते देखा न था, चांद तारों को शर्माते देखा न था। मेरे रश के कमर तेरी पहली नजर, मेरा दिल ले गई, मेरा दिल ले गई। होठों पे हो तेरे नाम मेरा, सांसों पे हो एहसास तेरा, जितना भी जीवन है पास मेरे, जीऊंगा अब तेरे साथ में। शर्मा गई मेरी बातों में, चांदनी सी इन रातों में, बस थोड़ी सी मुलाकातों में दिल फंस गया है हालात। तू जो मिल जाए तो हर खुशी वार दूं, तेरे कदमों में सारा जहां वार दूं, ये जहां वार दूं मैं सारे का सारा। मेरे रश के कमर तेरी पहली नजर, मेरा दिल ले गई, मेरा दिल ले गई। वाह वाह वाह, ये मेरा अपना गाना है। वाह आप तो बहुत अच्छा गाते हैं भाई। थैंक यू वेरी ये मच। तो आप वक्त के साथ साथ थोड़ा पॉलिश बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ आवाज़ भी वो नहीं तो होती। आपकी एक बात मैं लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में है कि आपने जो आपका उस्ताद है वो यूट्यूब है और गूगल है, तो आपने इधर ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो डिजिटल दौर है, आप मुझे बताएं वाकई आपके उस्ताद यही है, असल में यूट्यूब है? उसकी शॉर्ट स्टोरी ये है कि 2010 में मैं लंदन था, चूँकि मेरी एजुकेशन वहाँ की है, तो 2010 में मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस शुरू की ऐसे ही छोटे छोटे लेवल से। तो फिर मैंने इसमें सर्च करना शुरू किया कि यार मुझे अपना गाना बनाना है। तो 2011 में मैं एक वहाँ के एक लोकल प्रोड्यूसर थे, उनके पास गया। उन्होंने मुझसे क्या नाम है उनका? आई डोंट रिमेंबर द नेम। बता दे। नहीं सीरियसली मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। अच्छा। बट उन्होंने मुझसे उस ज़माने में 400 पाउंड लिया और गाना ऐसा बना के दिया कि जो मुझे खुद नहीं था पसंद। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्या। फिर मैंने पहले 400 पाउंड। हाँ जी, फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की कि यार ये म्यूज़िक बनता कैसे है, बिकॉज एक सेंस तो है थी मेरे अंदर म्यूज़िक की। फिर मुझे पता चला कि यार आजकल डिजिटल मीडिया है और सॉफ्टवेयर बेस्ड म्यूज़िक अब चलता है। तो फिर मैं वहाँ से करता फिर आप तक पहुँचा, OSTs तक पहुँचा, फिर रश के कमर तक पहुँचा, फिर आगे फिर मैंने काफ़ी काम किया। वाह, तो आपकी फैमिली सपोर्ट है आपको, फादर वगैरह की तरफ से? दे लाइक यू टू मदर डू फादर दिस तो सिंगिंग? अब फैमिली मेरी छोटी सी थी, मदर फादर नहीं है अब इस दुनिया में। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सो प्रीटी मच कि अब अकेला ही सफ़र जारी है। एक भाई हैं बट वो काफ़ी बिजी होते हैं अपने बिजनेस में एंड स्टफ, सो खुद ही चल चलिए रहे आप हैं। मुझे अपनी बहन समझें, और जब आपने कोई नया गाना लॉन्च करना है, कोई आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, अपने हमारे प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च करना है। एग्जैक्टली, ठीक है जी, मेरी पूरी टीम सुन रही है, कोई आपका नया गाना आता है, आपने एक मैसेज मारना है, उसकी लॉन्चिंग इधर से होनी है। डन जी, ठीक है? इंशाल्लाह। तो ये मेरे भाई के लिए प्लेटफॉर्म है, और हम you. आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आपके उठने का शुक्रिया। अब जब आप वापस जाएंगे तो मुंह इस तरफ करके जाइएगा ताकि आपके बाल तो सेट हो जाएं। किधर क्या यार, तोड़ा मुंह एंजे अगे जाके केंज है। अल्लाह हाफिज भाई, क्या यार बाल की क्या मसला था, किस